बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 9 इसकी एग्जांपल्स और असाइनमेंट्स हम कर चुके हैं। इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत इजी से न्यूमेरिकल्स, और आपसे रिक्वेस्ट यही है कि पहले आप लोग जाके असाइनमेंट और इसको एग्जांपल्स को समझें, उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे आएँ। असाइनमेंट और एग्जांपल्स बहुत इजी हैं, वो होंगी तो फिर उसके बाद आप न्यूमेरिकल बआसानी कर सकेंगे। और ये याद रखिएगा, ऐसे लो बेस में तकरीबन ये चांसेस यही होते हैं कि असाइनमेंट से वो ज्यादा चीजें पूछता है, तो इसलिए असाइनमेंट्स वाला लेक्चर आपने बहुत अच्छी तरह तैयार करना है। न्यूमेरिकल्स बहुत इजी से, स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा पूरी, बहुत टाइम लगता है। स्टेटमेंट पढ़ के गिवन डेटा लिखता हूँ और साथ साथ आपको बताता जाता हूँ। पहला न्यूमेरिकल कहता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1 कहता है अल्ट्रासाउंड इंटेंसिटी 1.5 क्रॉस 10 की पावर 2 वॉट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी मेरे पास गिवन है 1.5 क्रॉस 10 की पावर 2 वॉट पर मीटर का स्क्वायर, and is produced by the rectangular head of the medical imaging device measuring 3 by 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया आपके पास गिवन है 3 क्रॉस 5 सेंटीमीटर। मतलब मैं इसको क्रॉस करा दूं, क्योंकि एरिया मेरे पास क्या होता है, लेंथ क्रॉस ब्रिथ, तो मैं डायरेक्टली इसको क्रॉस करवा देता हूँ। 3 5 15 हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और सेंटी से हमेशा हमें जाना है, किस में जाना पड़ता है, मीटर में। तो सेंटीमीटर होता है डिवाइड बाय 100, सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइड बाय 10,000 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको लिख लूं 15 क्रॉस 10 की पावर -4 मीटर का स्क्वायर, तो मुझे लगता है कि आपको बात समझ आ जाएगी। डिवाइड बाय 10 की पावर 4 करेंगे तो ऊपर आके और 10 की पावर -4 बन जाती है। और आपने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द पावर, पावर आपने फाइंड आउट करनी है। आपने पढ़ा था कल, पहली एग्जांपल में यही फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया, इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर ओवर एरिया। ठीक है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर ओवर एरिया, तो पावर आपने निकालनी है, इंटेंसिटी के साथ एरिया जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इंटेंसिटी की वैल्यू 1.5 क्रॉस 10 की पावर 2 और एरिया की वैल्यू 15 क्रॉस 10 की पावर -4। तो 1.5 क्रॉस 15 ये गलबन आपके पास 22.5 इसका आंसर आ जाता है। 22.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 -4 आपके पास ये बन जाता है -2। ठीक है, तो अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, आपकी बुक सिंप्लीफाई करिए, पावर्स खत्म करिए, तो आपने एक और एक दो राउंडिंग ऑफ करके मतलब पावर्स को आपने पीछे ले आना है। 0.225 वाट आपके पास पावर हमेशा वाट में ही होती है। इसके बाद कहता है टू ट्यूनिंग फॉक्स of frequencies 440 hertz and 437 hertz are sounded together, how the beats will produce। ये भी आपने उसमें सॉल्व किया है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2 कहता है फ्रीक्वेंसी 1 आपके पास कितनी है 440 हर्ट्ज, एंड फ्रीक्वेंसी 2 आपके पास कितनी है 437 हर्ट्ज, और इनकी ड्यूरेशन कितनी है, टाइम कितना है इसका 10 सेकंड। कहता है हाउ मेनी बीट्स विल बी हेard ओवर अ पीरियड ऑफ 10 सेकंड। 10 सेकंड के लिए आपको कितनी बीट्स प्रोड्यूस होती हुई सुनाई देंगी। तो पहले हम बीट्स निकाल लेते हैं। हमने पढ़ा था F1 माइनस F2। ठीक है, F1 आपके पास 440, F1 आपके पास 440 और F2 आपके पास 437 है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 3 हर्ट्ज। तो बीट्स आपको कितनी सुनाई देंगी 3 हर्ट्ज। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे कहता है हाउ मेनी बीट्स विल बी हेard ओवर अ पीरियड ऑफ 10 सेकंड। हमें 10 सेकंड के लिए कितनी बीट सुनाई देगी, तो हम इसको टाइम के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। टोटल बीट्स जो आपके पास निकली हैं विच इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो 3 क्रॉस 10 सेकंड विच इज इक्वल टू 30 सेकंड। 30 सेकंड के लिए 30 बीट्स हमें टोटल बीट्स हमें कितनी सुनाई देंगी 30, क्योंकि हम टोटल बीट्स निकाल रहे हैं जो हमारे पास ऊपर फ्रीक्वेंसी आई थी, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स उसको मल्टीप्लाई करवा देना है हमने टाइम के साथ, तो 30 बीट्स हमें यहाँ पे सुनाई देंगी। इसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3 में कहता है सपोज दैट द स्ट्रिंग इज 1.2 मीटर लॉन्ग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमारे पास गिवन है कितनी है 1.2 मीटर, एंड वाइब्रेट इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हार्मोनिक्स। ठीक है जी, आपने क्या फाइंड आउट करना है, wavelength of first harmonic lambda 1 equal to what, lambda 2 is equals to what, and lambda 3 which is equals to what। अब ये तीनों चीजें फाइंड आउट करनी है। हमने पता है फार्मूला lambda n which is equals to 2l over n, ये आपके पास फार्मूला है किसका, वेवलेंथ का। वेवलेंथ ऑफ वेव्स फॉर ईच ऑफ द 3 पैटर्न्स, तो हर एक पैटर्न के लिए आपने वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले n की जगह मैं 1 पुट कर देता हूँ,
लेमडा 1 विच इज इक्वल टू 2 इंटू एल की जगह 1.2 एन की जगह 1, तो 2 क्रॉस 1.2 आपके पास आंसर 2.4 आता है लेमडा 1। फिर आपने यहाँ पे लेमडा एन की जगह आपने 2 पुट कर देनी है, 2 इंटू 1 आपके पास पहले एन की जगह आपने 1 पुट कर दिया था, अब एन की जगह आपने यहाँ पे 2 पुट कर देना, ये 2 से कैंसिल हो जाएंगी, योर आंसर वुड बी 1.2। आपकी यहाँ दूसरी जो वेवलेंथ आ जाएगी वो 1.2 आ जाएगी। फिर लेमडा 3 विच इज इक्वल टू 2 एल, एल की जगह 1.2 और एन की जगह 3, आपके पास 2 इंटू 1.2 विच इज इक्वल टू 2.4, 2.4 डिवाइड बाई 3 कराएंगे, आपका आंसर आ जाएगा और वो आपका आंसर है 0.8। आपके पास तीनों वेवलेंथ फाइंड आउट हो चुकी हैं। न्यूमेरिकल्स इंतहाई इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं फॉर, आपके पास यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके पास यहाँ पे आ सकता है, इंतहाई अहम है। इसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4 के बारे में वो कहता है द स्ट्रिंग इज 6 मीटर लॉन्ग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमारे पास गिवन है कितनी 6 मीटर, लॉन्ग इज वाइब्रेटिंग 3 हार्मोनिक्स और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी है एन स्मॉल कितना है 3, द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स अप्स एंड डाउन इन अप्स एंड डाउन विद 45 कंप्लीट वाइब्रेशनल साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी है, नंबर ऑफ साइकिल्स which is equals to 45, नंबर ऑफ साइकिल्स आपके पास 45 हैं। डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी, आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है, टाइम पीरियड निकालना है, फिर इसके अलावा लेमडा निकालना है वेवलेंथ, और फिर आपने स्पीड निकालनी है v इक्वल टू व्हाट। सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू साइकिल ओवर टाइम, नंबर ऑफ साइकिल 45 एंड टाइम आपके पास कितना गिवन है इन 10 सेकंड, टाइम भी गिवन है, टाइम आपके पास 10 सेकंड, तो 45 ओवर 10 व्हिच इज इक्वल टू 4.5। अब इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी को इनवर्स कर लें 1 डिवाइड बाय 4.5 कर लें, आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा एंड ये 0.22 हो जाता है। फिर इसके बाद आपने लेमडा निकाली, लेमडा का फार्मूला आप भी पढ़ के आए 2l ओवर n, तो 2 इंटू एल की जगह हम क्या पुट करते हैं 6, एन की जगह हमारे पास वैल्यू की बने 3, 3 1 3 3 2 6 2 2 4, आपके पास वेवलेंथ आ चुकी है। और स्पीड आपने फाइंड आउट करनी है, स्पीड ऑफ अ वेव, तो स्पीड होती है v इज इक्वल टू f लेमडा, वेव इक्वेशन हम पढ़ के आ चुके हैं, फ्रीक्वेंसी हमारी आ गई है 4.5, लेमडा हमारा आ चुका है 4 मल्टीप्लाई बाय 4.5 विच इज इक्वल टू 18, आपका आंसर यहाँ पे 18 मीटर पर सेकंड आ जाता है। ये न्यूमेरिकल नंबर 4 आपका सॉल्व हो चुका। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 5 में कहता है एन एयर कॉलम क्लोज एट वन एंड रेजोनेट एट द सेकंड मैक्सिमम और द सेकंड रेजोनेट लेंथ, the frequency of the sound wave is 1024 hertz, the air temperature is 18.6। हमारे पास क्या गिवन है न्यूमेरिकल नंबर 5 में, एक चीज जो हमारे पास गिवन है वो फ्रीक्वेंसी है कितनी 1024 हर्ट्ज, फिर इसके बाद हमारे पास टेम्परेचर गिवन है कितना 18.6 सेल्सियस, तो टेम्परेचर सेल्सियस में नहीं होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए, 18.6 प्लस 273 करवा देंगे तो ये आपके पास 18 और ये 291.6 आ जाता है, 291.6 केल्विन, ठीक हो गया। फिर इसके बाद ड्रा डायग्राम ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेव इनसाइड द कॉलम, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एयर, अच्छा जी, तो आपके पास कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला v इज इक्वल टू डेंसिटी और टी ओवर आपके पास कैपिटल M आ जाता है, ठीक हो गया। ये वैल्यूज आपने इसकी एयर कॉलम के लिए वैल्यूज बनी आपने याद करनी है, इंतहाई अहम न्यूमेरिकल है, इसमें से ये न्यूमेरिकल आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का फॉर्मूला हम पढ़ के आ चुके हैं, v इज इक्वल टू डेंसिटी क्रॉस r क्रॉस t ओवर m, तो आपके पास इसकी वैल्यू मौजूद है 1.4, r की वैल्यू कांस्टेंट आइडियल गैस कांस्टेंट 8.314, टी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 291.6 और कैपिटल एम की वैल्यू भी आपने बनी जाती है 0.0289, ठीक है। तो ये आपके पास मल्टीप्लाई करवाएं, डिवाइड कराएं, रूट ले लें, आपका आंसर आ जाएगा 342.6 विच इज इक्वल टू, हम इसको राउंड ऑफ करके 343 लिख सकते हैं। फिर इसके बाद वेवलेंथ निकालनी है लेमडा, लेमडा किसके इक्वल होता है v इज इक्वल टू f लेमडा एंड लेमडा इज इक्वल टू v ओवर f, तो v आपके पास कितना गिवन है, v आप निकाल चुके हैं 343 और फ्रीक्वेंसी आपके पास 1024 गिवन है, तो ये 0.3335 आ जाएगा। फिर इसके बाद चौथी चीज आपने लेंथ ऑफ एयर कॉलम निकालनी है,
L which is equals to 3/4 into lambda। ये फार्मूला आपने याद रखना है एयर कॉलम के लिए लेंथ का फार्मूला। लैम्डा हम निकाल चुके हैं 0.3335, तो 0.335 को मल्टीप्लाई करवाएं, एक साथ डिवाइड बाय 4 करवा दें तो 0.251 मीटर आपकी यहाँ तक लेंथ आ चुकी है। इसका आप यहाँ तक आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि फिर अगले न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाए। इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि नेक्स्ट दो न्यूमेरिकल आपको करवाए जा सकें। बहुत इजी से न्यूमेरिकल्स हैं और इंतहाई अहमियत के हामिल हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स में से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए आपने इनको अच्छी तरह तैयार करना है। सिर्फ अब लॉन्ग क्वेश्चन की हद तक नहीं, न्यूमेरिकल्स तकरीबन 5 से 6 आपके फिजिक्स के पेपर में लाजमी एसएलओ बेस पेपर में होते हैं, इसलिए कोशिश करें कि इनको अच्छी तरह तैयार करें। न्यूमेरिकल नंबर 6 लिखता है, सपोज अ ट्रेन हैज अ 150 हर्ट्ज हॉर्न, तो मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड उसका कितना हो जाएगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 6, फ्रीक्वेंसी कितनी है 150 हर्ट्ज। एक ट्रेन है वो हॉर्न बजा रही है 150 हर्ट्ज, उसकी आवाज आ रही है, मूविंग विद 35 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी जो जिस साउंड की वेलोसिटी वीएस लिख रहा हूँ, वीएस का मतलब स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड, वो कितनी है 340 मीटर पर सेकंड। इन स्टिल एयर ऑन अ डे व्हेन द स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ इज मूविंग 35 मीटर पर सेकंड, सॉरी ये वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है आपके पास 340 मीटर पर सेकंड है, और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितनी है वीएफ लिखेंगे व्हिच इज इक्वल टू 35 मीटर पर सेकंड। व्हाट फ्रीक्वेंसीज आर ऑब्जर्व्ड बाय द स्टेशनरी पर्सन ऑन द आउटसाइड ऑफ द ट्रेन, तो कौन सी फ्रीक्वेंसीज या कितनी फ्रीक्वेंसी जो है ना स्टेशनरी वेव्स में, स्टेशनरी पोजीशन में एक बंदा साइड पे आउटसाइड द ट्रेन है वो ऑब्जर्व करेगा। आपने क्या निकालनी है, एक F1 निकाल लेनी है, एक F2 निकाल लेनी है, दो फ्रीक्वेंसी निकालें, ठीक है। एज द ट्रेन अप्रोचेस आफ्टर द पास, बंदे के पास से ट्रेन गुजरी तब उसको कितनी आवाज आएगी, जब ट्रेन उसके पास से गुजर जाएगी तब वो कितनी आवाज उसकी महसूस करेगा, और फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर बाय फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय एन इंजीनियर, ठीक है जी। व्हाट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ट्रेन इंजीनियर ट्रेवलिंग ऑन द ट्रेन, जो ट्रेवलिंग कर रहा है ट्रेन में उसको कौन सी फ्रीक्वेंसी या उसको कितनी आवाज वहां से सुनाई देगी, ठीक है। 3 लोगों की, एक पहले शख्स को जब वो शख्स स्टेशनरी है, जब ट्रेन उसके तरफ आ रही है और वो खुद तो स्टेशनरी है, दूसरा जब ट्रेन उसके पास से गुजर जाएगी तब उसको और की कितनी आवाज आएगी, और तीसरा एक वो इंजीनियर जो ट्रेन के बीच में मौजूद है उसको कितनी आवाज आएगी। तो हमने डॉपलर इफेक्ट पढ़ा F1 विच इज इक्वल टू, जब ऑब्जर्वर आपकी तरफ आ रहा होता है, ठीक है, वी एस माइनस वीटी वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन है, ठीक है, इनटू आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। वीएस आपके पास कितना है 340, अवर 340 माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितनी है 35, फ्रीक्वेंसी कितनी है 150, तो 340 डिवाइड बाय 305 मल्टीप्लाई बाय 150, मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें, योर आंसर वुड बी 167.2 हर्ट्ज। फिर आपने सेकंड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, कौन सी F2 इज इक्वल टू व्हाट, जब आपके पास से ट्रेन गुजर जाएगी, ऑब्जर्वर के पास से ट्रेन गुजर जानी है, तो जब ट्रेन ऑब्जर्वर के पास से गुजर जाए, सोर्स मूव कर जाए आपके पास से, तो फिर फार्मूला आपने पढ़ा था क्या होता है, वी एस की टर्मिनोलॉजी मैंने वी लिखवाया था, वी एफ इंटू आपके पास क्या आ जाता है वी एस वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन 340 प्लस 35 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 150 आ जाता है, 340 डिवाइड बाय 375 मल्टीप्लाई बाय 150 एंड योर आंसर वुड बी 136 हर्ट्ज। और तीसरी चीज क्या है, व्हाट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ट्रेन इंजीनियर ट्रैवलिंग ऑन द ट्रेन, ठीक है। ट्रेन इंजीनियर कितनी फ्रीक्वेंसी उसको ऑब्जर्व करेगा, ट्रेन इंजीनियर की आपने फ्रीक्वेंसी निकाल, आपने जो उस इंजीनियर की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है जो इंजीनियर ट्रेन के बीच में मौजूद है और वो साउंड ऑफ द हॉर्न ऑब्जर्व कर रहा है। तो सिंस ऑब्जर्वर भी, आप जो ट्रेन के बीच में ऑब्जर्वर है जो इंजीनियर है वो मूव कर रहा है ट्रेन के साथ, दे आर नॉट एक्सपीरियंस एनी रिलेटिव, तो उसको रिलेटिव मोशन महसूस नहीं होगी। लेकिन रिलेटिव मोशन बेसिकली क्या चीज है कि मैं रेस्ट में हूँ, एक बॉडी मेरे पास आ रही है मूव करते हुए, उसकी हॉर्न की आवाज दूर से आ रही तो कम थी, जैसे जैसे बॉडी मेरे नजदीक आती जा रही है उसकी हॉर्न की आवाज ज्यादा है। एक शख्स जो ट्रेन के बीच में मौजूद है, जब अंदर से हॉर्न बजता है तो उसको आवाज वही आएगी, वो तो रिलेटिव मोशन में तो नहीं है ना, बॉडी के रेफरेंस से ना तो वो मूव कर रहा है, ठीक है,
वो रेस्ट में मौजूद है, बॉडी के रेफरेंस है वो रेस्ट में मौजूद है, तो उसमें कोई उसकी फ्रीक्वेंसी में तब्दीली नहीं होगी। दे आर नॉट एक्सपीरियंस एनी रिलेटिव मोशन, सो ऑब्जर्व द सेम फ्रीक्वेंसी, उसने साउंड की सेम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करनी है, उसको कोई तब्दीली महसूस नहीं होगी। और इसके बाद आखिरी न्यूमेरिकल हमारा जो हमने पोलराइजेशन में फार्मूला पढ़ा था मॉलिस का, उसके साथ होगा और उस चैप्टर के न्यूमेरिकल इख्तिताम पजीर हो जाएंगे। कहता है अ पोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट, इंटेंसिटी आई किसकी इक्वल है, इनिशियल इंटेंसिटी आपके पास आई पास इज पास थ्रू द अनदर पोलराइजर हुज एक्सिस मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। थीटा कितना बन रहा है यहाँ पे, एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। इंटेंसिटी with the axis of polarized filter, what is the initial transmitted polarized light for the second polarized filter? ठीक है जी, सेकंड polarized filter के लिए आपके पास क्या इंटेंसिटी होगी, तो I is equals to I naught cos square theta हम पढ़ के आ चुके थे। तो I1 I naught एंगल कितना गिवन है 60 डिग्री, तो cos 60 आपके पास कितना आ जाता है I1 which is equals to I naught cos 60 आपके पास होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो I1 विच इज इक्वल टू I नॉट ओवर 4। ठीक है, तो इनिशियल इंटेंसिटी 4 गुना आपके पास कम हो जाएगी, I नॉट ओवर 4 का मतलब है कि वो डिक्रीज हो जाएगी 4 टाइम से। तो ये आपके न्यूमेरिकल नंबर 7 इख्तिताम पजीर हुआ और चैप्टर नंबर 9 के तमाम न्यूमेरिकल अभी इख्तिताम हुए। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।